आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जनसंपर्क स्टॉल में चोरी की कोशिश, चौकसी से बची सरकारी संपत्ति, सुरक्षा में चूक या बड़ी साजिश। राजनांदगांव में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, खाद, डीएपी और डीजल संकट पर फूटा गुस्सा, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। मुहर्रम पर प्रशासन सख्त, डीजे बैंड पर पूर्ण रोक, मुहर्रम में शेर स्वांग प्रतिबंधित, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। तुलसीपुर में नाला निर्माण का भूमि पूजन, 25 लाख से बनेगा नया नाला, महापौर ने किया विकास कार्य का शुभारंभ। प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम, अव्यवस्थित पार्किंग से बढ़ी परेशानी, अतिक्रमण और निर्माण कार्य बने वजह। राजनांदगांव सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली की समस्या अब सिर्फ कटौती तक सीमित नहीं रही, बल्कि बढ़ते बिल और लो वोल्टेज ने लोगों की दिनचर्या तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कभी पंखे की धीमी हवा तो कभी टीवी का अचानक बंद हो जाना। इन परेशानियों के बीच अब लोग एक नए और स्थायी विकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और वह है सौर ऊर्जा। गांव से लेकर शहर तक अब छतों पर एक नया नजारा आम हो चला है। काले पैनलों की चमक जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदल रही है। लोग अब बिजली विभाग पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद अपना पावर प्लांट तैयार कर रहे हैं। बिजली के बढ़ते खर्च ने उपभोक्ताओं को सोचने पर मजबूर किया है कि हर महीने आने वाला भारी बिल कहीं भविष्य की बचत को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इसी सोच के साथ सोलर सिस्टम अब शौक नहीं बल्कि जरूरत बनता जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार की सब्सिडी योजना ने इसे और भी आसान बना दिया है, जिससे आम परिवार भी इसे अपनाने लगे हैं। सोलर ऊर्जा का फायदा सिर्फ जेब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पर्यावरण पर भी साफ दिखता है। राजनांदगांव के कई इलाकों में अब यह चर्चा आम हो गई है कि बिजली बचाओ नहीं, अब खुद बिजली बनाओ। अब राजनांदगांव सोलर सिस्टम का हब बन चुका है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ देवगन, आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। राजनांदगांव जिला सोलर पैनल का हब बन चुका है। क्यों? क्योंकि हर दूसरे घरों में अब सोलर पैनल दिखने लगा है। क्यों दिखने लगा है? कि अब लगातार बिजलियों की बढ़ते हुए दर और लो वोल्टेज लाइट गोल की समस्या से आम जनता त्रस्त हो चुका है और सोलर सिस्टम की ओर अब रुख मोड़ चुका है। सोलर सिस्टम में आम जनता को थोड़ा फायदा भी हो रहा है और लो वोल्टेज और लाइट गोल की समस्या से भी छुटकारा मिल रहा है। सोलर सिस्टम में अगर आप सोलर अपने घर पे लगाते हैं तो कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है। पर मंथ के हिसाब से 1000-1200 रुपये के कॉस्ट में सोलर पैनल लग जाता है, लेकिन आप उस बिजली को बिजली विभाग को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। इसी वजह से लोग अब सोलर सिस्टम की ओर जा रहे हैं। हर दूसरे घरों में राजनांदगांव जिले के अधिकतर जगहों में हर दूसरे घरों में सोलर सिस्टम लगने लगे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सोलर सिस्टम इसी प्रकार से लगता है। ये तो एक गार्डन में लगा हुआ है और घरों पर भी लगता है तो इसी प्रकार से लगता है, बस रूप थोड़ा छोटा होता है, लेकिन सोलर सिस्टम अब दिखने लगे हैं। क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी भी हर घर स्वर्ग योजना का भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। अब इसी वजह से है, या लाइट गोल की समस्या से कहें, या लो वोल्टेज की समस्या से कहें, या फिर लगातार बिजली का बिल बढ़ रहा है उसकी वजह से भी। क्योंकि लगातार बिजली का बिल बढ़ रहा है। कांग्रेस भी कई बार प्रदर्शन कर चुका है, आम जनता भी प्रदर्शन कर चुके हैं और आम जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जहां पर 1000 रुपये बिजली का बिल आता था, अब 3000 आ रहा है। क्योंकि लोगों का आवक तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बिजली का बिल जरूर बढ़ रहा है। इसी वजह से लोग शायद अब सोलर सिस्टम की ओर बढ़ चुके हैं। सोलर पैनल में एक खामी भी है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हमने बीते दिनों एक अंशदीप शोरूम में देखा कि 4 मंजिल ऊपर में सोलर सिस्टम लगा हुआ था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया।
अब वो आग लगी कि लगाई गई ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या सोलर पैनल भी हानिकारक है? क्या सोलर पैनल में भी दुर्घटना हो सकता है? इन्हीं बातों को लेकर के हम बिजली विभाग के अधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। बने रही है हमारे साथ पूरी खबर के लिए। जिले में आज किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाद डीएपी की लगातार कमी और डिब्बे पर डीजल उपलब्ध न होने की समस्या को लेकर अनोखे अंदाज में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। नमस्कार, मैं विश्वनाथ देवंगन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। लगातार खाद की कमी और डीएपी ना मिलने की वजह से किसान बहुत परेशान हैं, किसान बहुत हताश हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि खाद जल्दी दें, लेकिन अभी तक कोई भी पूर्ति नहीं हो पाई है। इसी वजह से आज कांग्रेस और किसान धरने पर आए हैं और भदौरिया चौक से कलेक्ट्रेट तक एक अनोखी प्रदर्शन करते हुए आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पर कांग्रेस के लोग आए हैं और उसके पीछे ट्रैक्टर को रस्सी से खींचते हुए आए हैं। रस्सी से खींचते हुए इसलिए आए हैं क्योंकि डीजल की कमी के कारण डब्बे पर डीजल नहीं मिल रहा है। बार बार किसानों को पेट्रोल पंप तक डीजल के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर को लेकर जाना पेट्रोल पंप तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ट्रैक्टर खेतों के लिए है। डीजल पर डब्बे पर ही ले जाया जाता है और ट्रैक्टर पर डाला जाता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन डीजल नहीं मिल पा रहा है, खाद की कमी है, डीएपी जो कि बहुत आवश्यक है वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से आज धरने पर बैठे हैं और इन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर भी नहीं जाने दिया गया है, कलेक्ट्रेट के बाहर ही बैठे हैं। बहुत बोलने के बाद भी बाहर ही बैठे हैं, उसके बाद जमीन पर बैठकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर के, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। नमस्कार। किसानों का कहना है कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में खाद और डीएपी की अनुपलब्धता से उनकी फसलें प्रभावित हो रही है। वहीं डीजल वितरण में आ रही परेशानियों के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता भदौरिया चौक से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन में अनोखे दृश्य देखने को मिले। कहीं किसान बैलगाड़ी पर सवार नजर आए तो कहीं उन्होंने खाद की बोरियां अपने गले में लटकाकर विरोध जताया। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर अपनी परेशानियों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि डिब्बे में डीजल नहीं मिलने के कारण उन्हें बार बार ट्रैक्टर को लेकर पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता महेंद्र यादव भी शामिल हुए और बैलगाड़ी पर सवार होकर किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि जब कलेक्ट्रेट का गेट नहीं खुला तो किसान और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ विरोध जारी रखा। भैया, हम लोगों का मांग है कि सभी किसानों को सोसाइटी में खाद उपलब्ध कराए और डीजल उपलब्ध कराए। पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। आए किसानी के दिन में हम क्या करेंगे जब हमारे पास खाद ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, तो किससे किसानी करेंगे। कहते हैं भारत को डिजिटल इंडिया के नाम पर आज तो पूरा लूट मचा रखा है। ना किसान को खाद है और ना ही ट्रैक्टर के चलाने के लिए डीजल है, तो कैसे खेती करे। ये शासन बताए हमें या हमें खाद उपलब्ध कराए। मेरे पास 22 एकड़ का खेत है। अभी मैं खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी मजबूर हूँ। मैं अभी हाल में एक बार जुताई करना था मेरे को, लेकिन डीजल की कमी की वजह से जुताई नहीं हो पाया है। देखिए, किसान आज डीएपी खाद की संकट को लेकर जूझ रहे हैं। बुआई का सीजन चालू है, किसानों को एक बोरी डीएपी नहीं मिल रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, किसानों पर अत्याचार होता है, किसान परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। आज किसान फांसी का फंदा लेके आए हैं, डीएपी का खाली बोरी लेके आए हैं। किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है, ट्रैक्टर में डीजल नहीं मिल रहा है। किसान ट्रैक्टर को खींचते हुए यहाँ तक डोर से लेके यहाँ तक कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को खाद उपलब्ध कराए और किसानों के साथ अत्याचार बंद करे, नहीं तो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगी और हम चक्का जाम करने, सड़क पर बैठने मजबूर होंगे किसानों के साथ।
छत्तीसगढ़ में बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने अब आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। सड़क पर दौड़ती बसें और ट्रांसपोर्ट वाहन अब सिर्फ सफर नहीं करा रहे बल्कि महंगाई की नई रफ्तार भी दिखा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बस संचालकों का कहना है कि ईंधन के दाम लगातार बढ़ने से बस चलाना और माल ढुलाई करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। उनके मुताबिक टायर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा और कर्मचारियों का खर्च भी बढ़ चुका है, जिससे पूरा कारोबार दबाव में आ गया है। हालात ऐसे हैं कि कई रूटों पर बसें कम यात्रियों के साथ चल रही है और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था घाटे की ओर बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में माल भाड़ा और बस किराया दोनों बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना यात्रा करते हैं। इस स्थिति में ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार से ईंधन पर टैक्स में राहत और मदद की मांग की है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच परिवहन व्यवस्था को संभाला जा सके। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। जब हम छोटे थे तो 45 रुपया 35 रुपये लीटर मिलता था। आज देखते देखते कांग्रेस की सरकार के जमाने में अच्छा था। वाजपेयी के सरकार में देखते देखते 110 रुपये लीटर आ गया डीजल का रेट। पेट्रोल 117 रुपये लीटर। किराया बढ़ने का नाम नहीं लेता। न किराया बढ़ाओ किराया तो बढ़ाने देते नहीं है। जो सवारी का है वही लोग बोलते हैं। रिपोर्ट लिखाने चले जाते हैं सवारियाँ, सरकार हमारी सुनती नहीं है। ऐसे हालत है। अब बताओ, सरकार से हम मांग करते हैं कि किराया बढ़ाने के लिए, सरकार हमारी खारिज कर देती है। बहुत असर पड़ेगा भैया। देखो, रोज कई लोग ट्रैवल करते हैं, इससे पैसा भी बहुत जाता है। तो डेली अगर बढ़ जाएगा बस का रेंट बढ़ जाएगा तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम डेली यही ट्रैवल करते हैं तो डेली ऐसी पैसा देते जाएंगे और रेंट बढ़ते जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा भैया। क्या सरकार को अपने इससे बड़ी हुई दाम के फैसले को वापस लेना चाहिए? जी हाँ जी, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। शहर में चल रहे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने सोमवार को नालंदा परिसर और आकांक्षी शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों में तेजी लाकर तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों और विद्यार्थियों को जल्द सुविधाओं का लाभ मिल सके। निरीक्षण की शुरुआत नालंदा परिसर से हुई, जहां विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक 500 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। आयुक्त ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके बाद आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज परिसर और पुष्प वाटिका में निर्मित आकांक्षी शौचालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि पुष्प वाटिका में 10 सीटर और मेडिकल कॉलेज में 6 सीटर सर्व सुविधायुक्त शौचालय तैयार किए गए हैं। आयुक्त ने शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर इन्हें आम जनता के उपयोग के लिए शुरू करने के निर्देश दिए। राजनांदगांव शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नजर आ रही है, जिससे आम नागरिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख मार्गों पर बढ़ते वाहनों का दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और चल रहे निर्माण कार्यों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। शहर की सड़कें आजकल सिर्फ रास्ते नहीं रह गई हैं, बल्कि रफ्तार की परीक्षा बन गई है। राजनांदगांव में यातायात का दबाव ऐसा बढ़ा है कि रोजमर्रा की जिंदगी मानो जाम की कतारों में उलझ कर रह गई है। राजनांदगांव शहर में यातायात व्यवस्था काफी गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई जगह ऐसे हैं जो कि अतिक्रमण की चपेट पर है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां पार्क हो जा रही है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर 2 पहिया वाहन भी नहीं निकल सकते, मगर वहां पर 3 पहिया और 4 पहिया वाहन भी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को घंटों तक के जाम में फंसना पड़ जा रहा है। इस बढ़ते हुए ट्रैफिक के दबाव की वजह से आम लोगों को ही खासतौर पर तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आने वाले दिनों में स्कूली शिक्षा का नया सत्र शुरू होने वाला है और बच्चों के आवागमन जो है वो इन्हीं रास्तों से होते हुए स्कूलों तक के पहुंचते हैं। देखना तो ये होगा कि आखिरकार इतने बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव की वजह से किस तरीके से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी अब तक के राजनांदगांव शहर को ट्रैफिक मुक्त क्यों नहीं किया गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही मुख्य मार्गों पर वाहनों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहीं अव्यवस्थित पार्किंग राह रोकती है तो कहीं सड़क किनारे फैला अतिक्रमण वाहनों की चाल धीमी कर देता है। निर्माण कार्यों ने हालात को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे कई इलाकों में स्थिति रेंगते ट्रैफिक जैसी बन गई है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हो या स्कूल बस का इंतजार करते बच्चे, हर कोई समय के साथ दौड़ता दिख रहा है, लेकिन सड़कों पर समय जैसे थम सा गया है। व्यस्त चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें न सिर्फ धैर्य की परीक्षा ले रही
रही है बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण को भी बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं बल्कि व्यवस्था की सुस्ती की भी है। कई नागरिकों ने सुझाव दिया है कि अगर अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई हो, अतिक्रमण हटाया जाए और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए तो हालात काफी हद तक सुधर सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी मानता है कि जाम का सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक और सप्लाई दोनों ही देरी का शिकार हो रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि आने वाले दिनों में राजनांदगांव की सड़कों को जाम से राहत मिलेगी या फिर रफ्तार का या संकट और गहराएगा, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। नो डाउट राजनांदगांव में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से सिनेमा लाइन में, गुड़ाखू लाइन में, माना मंदिर चौक और जितने भी व्यस्ततम मार्ग हैं उसमें जितने भी दुकानदार हैं उनकी गलतियां हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर सकती, निगम कुछ नहीं कर सकती। वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो शांत हो जाते हैं और झेलना किनको पड़ता है? आम नागरिक। ये ट्रैफिक का दबाव जब तक 1 महीना तक कंटिन्यू आप लोग जो सामान निकाल रहे हैं उसको जब्त नहीं करेंगे तब तक ये दबाव कम नहीं हो सकता। देखिए, राजनांदगांव शहर की ट्रैफिक व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आप देखें, चाहे आप शहर की ओर चले जाएं, चाहे आप मुख्य मार्ग की ओर चले जाएं, जहां देखिए आपको अव्यवस्था का आलम दिखाई देगा। और शासन तो मुझे ऐसा लगता है कि आंख मूंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार जो एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं, जैसा आपने कहा, अगर हम देखें कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ दिखती है तो केवल चौक चौराहों पे, आउटर एरियाज में लोग चलान काटते, ग्रामीणों का चलान काटते दिखाई देती है। उसके अलावा जो मूलभूत काम है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का काम सिर्फ रात में होना चाहिए, तो दिन में खुलेआम कई जगहों पे कई बड़ी दुकानें लोडिंग अनलोडिंग शहर के बीच बाजार में करती रहती हैं, उससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि ट्रैफिक विभाग के ऊपर या तो कोई दबाव है, सरकार का दबाव है, बड़े लोगों का दबाव है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रही है। ग्राम पंचायत मड़ौदा में पंचायत भवन के निर्माण स्थल को लेकर विवाद गहरा गया है। सोमवार को सतनामी समाज के बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और निर्माण स्थल बदलने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। दरअसल समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव द्वारा सतनाम भवन के ठीक सामने पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि पंचायत भवन का भूमि पूजन पहले किसी अन्य स्थान पर किया गया था, लेकिन बाद में निर्माण स्थल बदल दिया गया। ज्ञापन में यह भी जिक्र किया गया है कि इस मामले की शिकायत पहले जनपद पंचायत खैरागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की गई थी, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद दोबारा काम शुरू कर नींव की खुदाई कर दिए जाने का आरोप लगाया गया है। सतनामी समाज का कहना है कि प्रस्तावित निर्माण से सतनाम भवन तक पहुंचने का मार्ग बाधित होगा, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में परेशानी होगी। विरोध करने पर सरपंच पति हल्लू वर्मा द्वारा धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं सरपंच पति हल्लू वर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण स्वीकृत स्थान पर ही किया जा रहा है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्या भैया, पंचायत हमारा भवन पीछे में है, सतनाम भवन है, समाज का है वो, हमारा सतनामी समाज का। तो उसमें मना भी किया तो गड्ढा वही से बनेगा। सरपंच बोलता नहीं, क्या कर ले जाओ कर ले बोलता है। हमारा भवन दिखती ही नहीं रहा है, पूरा बंद हो गया, बनने के बाद बंद हो जाएगा वो। अभी काम चालू नहीं हुआ है, कम गड्ढा हो गया खनने के लिए। तो सीओ के बाद दिया था, तो सीओ भेजा नहीं, तो शनिवार का बुधवार को गया था, आया था हम लोग। तो पंचायत वही बनाना पड़ा, गाँव में और जगह नहीं, जगह है, भूमि तो दूसरा जगह हुआ है। भैया हमारा इकराम भैया गया था, बहुत ही सब आदमी गया था, जिला का सब गया था, दूसरे के पास गया, और उसका हमारे सामने में खड़ा है, भवन के सामने में। हमारे मन के समस्या भैया कि सतनाम भवन और सामने में ना सोसाइटी है, दोनों के बीच में ना पंचायत भवन जबरदस्ती टाइप के ना वो क्या बोलते हैं, किरण वर्मा हल्लू सचिव द्वारा ना ये जानबूझ के मतलब खनन कर दे। रोक करे के बाद भी सीओ से रोक करवा रहे, ओकर बाद भी जबरदस्ती इतवार के ना कोकलेन लगा के खनवा दी। अब ओकर बाद बोला था कि जो भी करना है, जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, मगर तुम्हारे एक बाल बाका नहीं कर सको, बोला थे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इन टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 16 और 17 के दावचौरा इलाके में माहौल अचानक गर्मा गया, जब स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब दे गया और वे सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। वार्डवासियों ने राशन वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस दुकान से गरीबों को राहत मिलनी चाहिए, वहीं अब परेशानी का केंद्र बन गई है।
दरअसल लोगों का कहना है कि राशन दुकान का संचालन तय जगह के बजाय संचालक के निजी आवास से किया जा रहा है, जो वार्ड के लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और यही दूरी अब नाराजगी की बड़ी वजह बन गई है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि दुकान अक्सर समय पर नहीं खुलती, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, शक्कर 17 रुपए प्रति किलो की जगह 20 रुपए में बेचने और नापतौल में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि मई और जून महीने की शक्कर अब तक हितग्राहियों तक क्यों नहीं पहुंची। शिकायत करने पर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार की बात भी लोगों ने ज्ञापन में दर्ज कराई है। वार्ड नंबर 16 में एक कंट्रोल जो रही से तेल अपन घर में ले गिरी से, फिर घर में ऊपर जाए के बाद में समस्या बहुत आती है भाई। तो हमारे कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस आ रहे हैं कि हमारे वार्ड नंबर 16 में ही होना चाहिए करने कंट्रोल है ऐसे ही के। तो फिर कलेक्टर साहब ठीक है बात रखी सवरमन के। वार्ड नंबर 16 और 17 दोनों संयुक्त वार्ड के नागरिक माता बहनाओं के साथ हमने खाद्य विभाग एवं कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने और जानकारी देने आए थे कि पिछले 6-7 महीने से जो राशन दुकान जो समूह के द्वारा संचालित हो रहा था, उसमें काफ़ी अनियमितताएं थी। लोगों को टाइम पर राशन नहीं मिलता था, कभी खुलता था कभी नहीं खुलता था, और कई प्रकार की बातें जिसमें बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। और पिछले कुछ महीने से वो अपने घर से इस राशन दुकान का संचालन करना चाहती, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि सालों से वहाँ संचालन हो रहा है और 2-2 वार्ड के जनता 1.5 किलोमीटर चलकर आपके घर राशन लेने क्यों आएंगे। और मैंने उनसे बात करने का कोशिश भी किया, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद नहीं है, आपको यदि संचालन करना है तो आप हमारे दव चौरा से संचालन कीजिए, अन्यथा हम किसी अन्य के लिए किसी को भी सरकार उनको घोषित करे। हम लोग वार्ड नंबर 16 और 17 से आए हैं। हम लोगों को पिछले 6 से 7 महीने से दाऊचौरों में जो महिला समूह कोटा चला रही थी, उसमें बहुत समस्या हो रहा था। वार्ड वालों को टाइम में दुकान नहीं खोलना है ना, और जैसे कि किसी चीज़ को पूछें तो अभद्र व्यवहार करना, और 17 रुपये के शक्कर को 20 रुपये में बेचना, नापतौल में गड़बड़ी करना। उससे कोई भी आदमी अगर पूछना चाहता था तो वो अभद्र व्यवहार करके वो एक ही चीज़ बोलता था, मैं दुकान बंद कर दूंगा, या फिर जिसको जो करना है कर लो, इस टाइप का बात बोलता था। वार्ड नंबर 16 में श्रद्धा साई महिला उत्थान समिति खैरागढ़ के द्वारा पीडीएस दुकान संचालित की जा रही है। उपरोक्त दुकान के संचालन से वार्डवासी संतुष्ट नहीं है और उस एजेंसी से खाद्यान्न वितरण नहीं कराने की मांग किए हैं। तो इसको यथाशीघ्र जांच करके इस दुकान को हटा करके, जैसे वार्डवासी चाहते हैं, मार्केटिंग सोसाइटी खैरागढ़ से दुकान आवंटन और उन्हीं से खाद्यान्न वितरण चाहते हैं, तो इसको यथाशीघ्र करा देंगे। राजनांदगांव के महावीर चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। सुबह सुबह हुई इस घटना ने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद एक युवक की सतर्कता से चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महावीर चौक में विशेष प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में लगी एलईडी वॉल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक युवक रात में ही वहीं रुका हुआ था। सुबह करीब 7:30 बजे 2 संदिग्ध युवक स्टॉल के पास पहुंचे और आसपास का जायजा लेने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों संदिग्धों ने मौके का फायदा उठाकर वहां रखे इलेक्ट्रिक बोर्ड और लैपटॉप को उठाने का प्रयास किया। हालांकि युवक की नजर उन पर पड़ गई और उसने तुरंत उन्हें रोकते हुए संबंधित लोगों को सूचना दी। समय रहते हस्तक्षेप होने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। जिस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और जहां महत्वपूर्ण सरकारी प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि युवक सतर्क नहीं होता तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन घटना के बाद आयोजन स्थल की सुरक्षा बढ़ाने की चर्चा जरूर शुरू हो गई है। राजनांदगांव के महावीर चौक में जनसंपर्क विभाग के द्वारा लगाया गया ये स्टॉल है। इस स्टॉल के बारे में आपको बता दें कि यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकालों को
गिनाया जा रहा है, उनकी उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को यहाँ पर गिनाया जा रहा है, उनके लिए स्टॉल लगाई जा रही है, उनके लिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये जो स्टॉल है लोगों तक के उनकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए यहाँ पर लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सुबह की घटना है जब यहाँ पर एक व्यक्ति इस यहाँ पर लगे हुए सब सामानों को सुरक्षा देने के बतौर पर यहाँ लेटा हुआ था, यहाँ आराम कर रहा था, तब एक चोरी होने की वारदात सामने में आती है, चोरी होने की घटना सामने में आती है। क्या कुछ मामला है, पूरा जानकारी लेंगे, पूरे तय तक के आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के स्टॉल हर जगह पर, हर जिले पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो तमाम उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जा रहा है। जी, आपका नाम बताएंगे? दीपक। क्या हुआ था सुबह? आज सुबह 7:30 बजे लगभग मैं यहाँ पर लेटा हुआ था, जिसमें से मैंने लैपटॉप बैग यहाँ रखा हुआ था मेरे सामने में, जस्ट कि मेरे को पता लगे कि मेरे सामने में लैपटॉप बैग है के कुछ दो लोग आए, मैं जानता नहीं उनको, पता नहीं कौन है कौन नहीं, तो उसमें से सामान निकाले यहाँ रख दिए थे। बाकी ये लैपटॉप बैग दोनों, मतलब एक ही लैपटॉप बैग है, वो मेरा बैग है, सामान है उसमें, और इसमें लैपटॉप बैग है जो यहाँ रखा हुआ था, और उसमें चैन खुली हुई थी। जस्ट मैं उठा वैसे ही दो लोग आ रहे थे अंदर, तो मैंने देखा कि मेरा बैग खुला हुआ है, तो मैं चेक किया पहले, तो सामान यहाँ पर बराबर था। उसके बाद फिर मैं बाहर जाके देखा तो वो नहीं थे, वो लड़के लोग नहीं थे। दो जगह चोरी करने की नियत से यहाँ पर आए हुए? हाँ, बैग खुला हुआ था, यहाँ पर खोजबीन तलाश कर रहे थे। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है कि जहाँ पर विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकालों को गिनाने के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं। जनसंपर्क विभाग के द्वारा आयोजित किए गए ये कार्यक्रम है, यहाँ पर सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आखिरकार जब पूरे देश भर में इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होता है कि यहाँ के और यहाँ पर लगाए गए सामानों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा। जनसंपर्क विभाग के द्वारा लगाया गया ये स्टॉल अब यहाँ सुरक्षा की मांग कर रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बैग है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी है, इलेक्ट्रॉनिक वाले सामान भी है। इसमें से बताया जा रहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो, और साथ में इस बैग पर जो लैपटॉप मौजूद था, वो दोनों को चोरी करने का प्रयास किया गया है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मौजूद युवक है उसकी सूझबूझता के चलते पे ये चोरी का प्रयास जो है वो विफल हो पाया है। अब देखना तो ये होगा कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री जैसे जनप्रतिनिधि जो होते हैं और प्रशासनिक कार्यक्रम जो होते हैं उस पर सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद हो चुकी है और मामले की छानबीन कर रही है। राजनांदगांव के बसंतपुर के कोड़ीखाना परिसर में आज जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पूरा इलाका आंदोलन की गूंज से थर्रा उठा। सैकड़ों ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अपने हक और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जंगल और जल सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन, पहचान और संस्कृति की धड़कन है। इन्हें बचाना अब विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। वक्ताओं ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर संरक्षण नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट झेलना पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने यह भी दोहराया कि बसंतपुर की जल, जंगल और जमीन पर सबसे पहला अधिकार स्थानीय ग्रामीणों का है। कथित कब्जे और अतिक्रमण के विरोध में आवाज बुलंद करते हुए इसे तुरंत समाप्त करने की मांग की गई। कोड़ीखाना परिसर में हुई इस हुकार सभा में माहौल बेहद गर्म रहा। ग्रामीणों ने साफ संकेत दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है, अगर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे क्षेत्र में इस जन आंदोलन की चर्चा तेज हो गई है। बसंतपुर में हुए इस आंदोलन ने एक बार फिर जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। जैसे ही मुझे कल शाम को हमारे बसंतपुर के निवास के युवा साथियों ने अवगत कराया यह अवैध रूप से लीज खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से कुछ विशेष समाज के लोग यहाँ अवैध कब्जा करके रखे हुए, इसकी शिकायत आई है। मुझे यहाँ के पूर्व पार्षद ऋषि भाई ने और एक दो हमारे छोटे और भाइयों ने कागज दिखाया कि लीजिंग की समाप्ति हो चुकी है। इन सब ने बताया कि यहाँ आज
धरना दे रहे हैं बसंतपुर वाले सभी मिलकर वार्ड नंबर 42-43-40 के। इस धरने में हमारे वर्तमान पार्षद शेखर यादव जी, पूर्व पार्षद ऋषि भाई, राजेश यादव जी, सुनील सेन जी सभी पहुंचे हैं। हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, सभी वार्डवासी। कोड़ीखाना हॉस्पिटल के नाम से पूर्व में यहाँ पेड़ कटाई भी हुआ था, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ऐसी कागजी कार्रवाई करके छोड़ दिया है। उसमें अज्ञात आदमी के ऊपर कार्रवाई किया गया है, एक को नोटिस जारी किया गया है और बाकी लोग को नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं, धरना में बैठे हैं कि जो ये लीज की जो ज़मीन है इसकी लीज ख़त्म हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इस वार्ड वासियों को ये ज़मीन मिले और वार्ड वासियों का काम आए, स्कूल के लिए काम आए और सामाजिक के लिए काम आए और बच्चों के खेल मैदान के लिए काम आए। आज कोड़ीखाना में पूर्व में पेड़ कटाई का मामला हम लोगों ने पहले ही बताया, आप लोगों को अवगत कराया था पेड़ कटाई के बारे में और मुरुम खनन के बारे में। आज हमको मालूम चला ये भूमि लीज की है, लीज समाप्त हो चुकी है। 1905 से लेके 2005 तक के लीज में दी गई थी लेप्रोसिस हॉस्पिटल के नाम से, आज वो समाप्त हो चुकी है और बसंतपुर की जनता के लिए ये उपयोग में आए ज़मीन, उस कारण में आज हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। भारत देश और पूरा प्रदेश आज कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। यह ज़मीन 1905 में अमेरिकी संस्था को लीज में दी गई थी, 99 साल का लीज था। आज जितने भी कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग थे और उनका परिवार था, उन्हें आशा नगर में बसा दिया गया है और लगभग कुष्ठ रोग की समाप्ति हो चुकी है। परंतु विगत 20 वर्षों से इस जमीन में कथित तौर से अमेरिकी लोगों का कब्जा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जितने भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं और इसमें अमेरिका कनेक्शन का नाम लिया जा रहा है। देखिए, आज यहाँ पर कोड़ीखाना भूमि बचाओ आंदोलन में जनहित के मुद्दे में मैं यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। मैं विगत 50 सालों से, मेरा जन्म बसंतपुर में हुआ है। मेरे पीछे में जो बसंतपुर स्कूल है, यहाँ पर मैं पहले से चौथी तक पढ़ाई किया हूँ और उस विगत वर्षों से, कई सालों से मैं यहाँ देखते आ रहा हूँ। कोड़ीखाना के नाम से ये प्रसिद्ध जगह है और विगत कई वर्षों पूर्व पहले यहाँ पर कुष्ठ रोगों से जो पीड़ित व्यक्ति रहते थे, उनका यहाँ पर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में मेरे हिसाब से यहाँ पर इलाज होता था। और आज मैं देख रहा हूँ वो लोग तो यहाँ से इक्का दुक्का कर करके यहाँ से चल दिए। जी, बसंतपुर के हम सभी नागरिक कोड़ीखाना के सामने एकजुट हुए हैं। हमारी मांग यही है कि इस भूमि का उपयोग जनहित के कार्यों में हो। इस भूमि की 1905 से 2005 तक की लीज की टाइमिंग थी, उस टाइमिंग को पूरे हुए 20 साल भी हो चुके हैं। इस भूमि का उपयोग अवैध कामों में किया जा रहा है, खनन किए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। बस हमारी पूरी जनता की मांग यही है कि इस भूमि का सही उपयोग हो। जो कि यह लेप्रोसी हॉस्पिटल के नाम से 1905 में लीज पर दी गई भूमि, जो कि 2005 तक के इसकी लीज की अवधि थी, जो कि 20 वर्ष काफ़ी समय हो चुका है, 20 वर्ष हो चुके हैं इस अवधि को ख़त्म हुए। फिर भी इस संस्था के द्वारा और तथागत कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका आक्रोश आपको हमारे बसंतपुर वासियों के भीड़ के माध्यम से दिखेगा। हमारी बसंतपुर वासियों की यही मांग है कि जब भूमि का लीज समाप्त हो चुका है तो किस अधिकार से इन लोग यहाँ पे काबिज होकर बैठे हुए हैं। चूँकि यह भूमि कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिनियम के एक्ट के तहत इनको दिया गया था। कुष्ठ रोग हमारे भारतवर्ष में समाप्त हो चुका है और एक दो अगर पेशेंट रहे भी थे तो उनको भी आशा नगर में शिफ्ट किया जा चुका है। नगर निगम राजनांदगांव द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 16 तुलसीपुर में अधोसंरचना मद के तहत 25 लाख रुपए की लागत से नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। महापौर मधुसूदन यादव ने निगम अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों और वार्डवासियों की उपस्थिति में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना एवं अधोसंरचना उपकर निधि के माध्यम से नगर निगम को विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे की अनुशंसा से विभिन्न वार्डों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तुलसीपुर रेलवे क्रॉसिंग से डॉक्टर बंधे तक नाला निर्माण कार्य 25 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। यह कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे बारिश के दौरान जल भराव की समस्या कम होगी और वार्ड का पानी आसानी से निकासी पा सकेगा। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा रविवार सुबह खुद गोल बाजार और गुड़ाखू लाइन पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फल विक्रेताओं को सड़े गले फल बेचने से रोकने और मटन मार्केट में निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने बाजार क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और स्वास्थ्य अमले को बाजार शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र की सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने रात्रिकालीन सफाई कर्मचारियों से कहा कि बाजार से निकलने वाले कचरे का उसी रात उठाव सुनिश्चित किया जाए ताकि सुबह बाजार स्वच्छ नजर आए। साथ ही निरीक्षण के दौरान फल मार्केट में दुकानदारों को खराब और सड़े हुए फल नहीं रखने की चेतावनी दी गई। वहीं मटन मार्केट में विशेष सफाई व्यवस्था बनाए रखने, अपशिष्टों को नालियों में नहीं फेंकने और उसका उचित निपटान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने शहर में अनावश्यक रूप से बह रहे नालों को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिना टोटी वाले नलों को काटने और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने और शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मुहर्रम के दौरान डीजे, धूमाल, बैंड बाजा, नाच गाना और आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा शेर या अन्य किसी प्रकार का स्वांग धारण कर नृत्य प्रदर्शन या गैर पारंपरिक गतिविधियां करने पर भी रोक रहेगी। अधिकारियों ने समाज के लोगों और आयोजन समितियों से शांति, अनुशासन और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।